हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ DN पाठक, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज अपन 13 अप्रैल 2023 जेई मेंस का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। दो स्टेटमेंट दिए हैं। परम्यूटेड प्रोसेस इज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द सिंथेटिक रेजिन मेथड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। परम्यूटेड प्रोसेस में आपने देखा होगा केवल वाटर में से, हार्ड वाटर में से कैटाइन का ही रिमूवल हो पाता है, कैटाइन ही हट पाता है। जबकि सिंथेटिक रेजिन मेथड में दो तरह के अपन रेजिन यूज में लाते हैं। एक कैटाइन को हटाने वाले ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और एक एनाइन को हटाने वाले अमोनियम सॉल्ट होते हैं वाटर में। तो दोनों तरह के आयंस को हटा देते हैं। कौन? सिंथेटिक रेजिन, कैटाइन को भी और एनाइन को। और वाटर का pH मेंटेन रहता है, इसलिए रेजिन मेथड ज़्यादा बेस्ट होती है। सिंथेटिक रेजिन मेथड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोलुबल सोडियम सॉल्ट। नहीं, सिंथेटिक रेजिन में कोई सोडियम सॉल्ट नहीं बनता। उसमें तो बस केवल कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रेजिन पे रुक जाते हैं, H+ आ जाते हैं वाटर में। ऐसे ही OH- आ जाते हैं वाटर में और सल्फेट और क्लोराइड आयन को वो रोक लेता है रेजिन। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली अ मिसमैच। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेटलर्जी का है। जिंक की जो रिफाइनिंग अपन करते हैं वो लिक्वेशन से नहीं करते। NCERT में दिया है जिंक की रिफाइनिंग, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनकी रिफाइनिंग करते हैं डिस्टिलेशन से। तो यही मिसमैच है। टाइटेनियम तो वैन अर्केल से किया ही जाता है रिफाइन। कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग काम में लाते हैं और निकल के लिए अपन काम में लाते हैं कौन सी? मॉन्ट प्रोसेस। तो ये मिसमैच है। जिंक लिक्वेशन नहीं, डिस्टिलेशन से होगा रिफाइनिंग। Now see this question, the energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is this। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो इतनी मिलेगी। द एनर्जी इन द थर्ड बोर ऑर्बिट विल बी, ठीक है। थर्ड बोर ऑर्बिट में जितनी एनर्जी उसकी होगी उसको फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी से कंपेयर कर रहा है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट की एनर्जी आपको दी हुई है हाइड्रोजन एटम के लिए -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और आपके पास रिलेशन क्या होता है, अगर आपको थर्ड ऑर्बिट और हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये कितना हो जाएगा? E11 इंटू Z² अपॉन N²। तो यहाँ पर आपको Z और N की वैल्यू प्लेस करनी है। E11 ऑलरेडी आपको पता है, तो हमें केवल कंपैरिजन ही करना है कि उसका कितना पार्ट होगा। E11 Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमने हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं तो Z = 1। और अब हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की, तो 3² मीन्स ये फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगा उसका 1/9 टाइम्स होगा या 1/9th पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। मीन्स 1/9th ऑफ दिस वैल्यू, यही किसकी वैल्यू होगी? थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होगी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, 2 करेक्ट होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, ये एक कंपाउंड हमें यहाँ बना रखा है जिसमें एक 4 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग भी है एंड इससे कनेक्ट OH है। H+ यहाँ दे रखा, दिस इज H+। पूछा हुआ है मेजर प्रोडक्ट। इन द अबव रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड रिंग्स आर नेम्ड एज A and B रेस्पेक्टिवली। दे अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस प्रोसेस इज, तो 1 दे रखा है, फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 6 मेंबर रिंग each। सेकेंड दे रखा, रिंग एक्सपेंशन कैन गो अप टू 7 मेंबर रिंग्स। फाइनली बोथ रिंग विल बिकम 5 मेंबर रिंग ईच। ओनली A विल बिकम 6 मेंबर। तो इसमें देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन की बात अगर हम करें सबसे पहले क्या होगा, OH है, OH पर किसका हो रहा है? H+ का। तो ये कन्वर्ट होगा H2O में। H2O में का मतलब OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, एसिडिक मीडियम में H2O बनकर ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर लीव कर जाता है। यहाँ से H2O लीव करेगा, इस C पे चार्ज आएगा प्लस। जैसे ही प्लस आएगा अब क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। अब सोचना ये है कि एक्सपेंशन इसका या इसका, इधर 4 मेंबर रिंग है, इधर 5 मेंबर रिंग है,
और हमें पता है 4 के रेस्पेक्ट में 5 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये रिंग क्या है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है तो इसका एक्सपेंशन कंपेरेटिवली फास्ट होगा, ठीक है। तो ये वाली रिंग जैसे ही एक्सपेंड करेगी ये कन्वर्ट होगा इसमें, प्लस यहाँ पर आएगा और 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा और यहाँ प्लस होगा, ये होगा 2 डिग्री कैटायन। कौन सा, 2 डिग्री कैटायन। तो आप ठीक से देख सकते हैं यहाँ पर H भी तो प्रेजेंट है, यहाँ पर H भी तो प्रेजेंट है, फिर ये H1 2 हेडर शिफ्ट करके यहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। जैसे यहाँ प्लस आएगा अब इस रिंग का एक्सपेंशन होगा, इस रिंग का एक्सपेंशन होगा तो ये जो 5 मेंबर रिंग थी ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर रिंग में। लेकिन जब ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी तो ये प्लस अब यहाँ पर होगा और जैसे यहाँ प्लस हुआ तो अब इस रिंग का भी एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका भी बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। मतलब ये 5 मेंबर रिंग भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली प्लस आएगा यहाँ पर। और यहाँ प्लस आने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। तो H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ये डबल बॉन्ड बनेगा और यही मोस्ट स्टेबल एल्कीन भी होगी। तो कुल मिलाकर इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है एक के बाद एक और दोनों ही रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉलीमर से लिया हुआ है, आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर साल पॉलीमर में से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो देखिए इसमें हमें दे रखा है वही मैच कॉलम क्वेश्चन है, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ हमें यहाँ पर पॉलीमर दे रखे हैं और कॉलम बी से हमें उसको यहाँ पर रिलेट करना है। इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। नायलॉन 6, वल्केनाइज्ड रबर, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन एंड पॉलीक्लोरोप्रीन। तो देखो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, नायलॉन 6 किसका पॉलीमर होता है, कैप्रोलैक्टम का होता है। तो नायलॉन 6 किससे मैच कर रहा है, कैप्रोलैक्टम से मैच कर रहा है, ठीक है। नेचुरल रबर किसका होता है, ये आइसोप्रीन, यस और नो। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो होता है आइसोप्रीन, ठीक है ना। तो इसका मैच कौन कर रहा है, आइसोप्रीन। वल्केनाइज्ड रबर, जो नेचुरल रबर होता है उसकी रिएक्शन करते हैं सल्फर से उसको हार्ड करने के लिए, बिकॉज जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो वियर एंड टियर कम हो इसलिए उसको हार्ड करने के लिए रिएक्शन करते हैं सल्फर के साथ और सल्फर उसमें क्रॉस लिंक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर वल्केनाइज्ड रबर का जो मैच कर रहा है वो कर रहा है सल्फर कंटेनिंग रबर एंड नियोप्रीन का कौन, क्लोरोप्रीन, ठीक है। क्लोरोप्रीन इसका मोनोमर होता है, या फिर यूं कहें कि क्लोरोप्रीन का पॉलीमर कौन, नियोप्रीन। तो अगर ये सब हम मैच करें तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, 3 ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो आप मैच कर सकते हैं ए का हो रहा है कौन सा, थर्ड, बी का सेकंड, ये रहा बी का यहाँ पे हम ले लेंगे, इसको हटाएंगे, ये लिखा बी का यहाँ पर होगा वल्केनाइज्ड रबर, क्लोज लिंक। अच्छा, उसके बाद सी दे रखा है सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, तो इसका हो जाएगा नेचुरल रबर और पॉलीक्लोरोप्रीन का हो जाएगा कौन सा, नियोप्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नंबर 3। नाउ सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है सरफेस केमिस्ट्री से और यहां पर बोला गया व्हाट हैपेंस व्हेन अ लायोफिलिक सॉल्ट इज एडेड टू अ लायोफोबिक सोल। जब आप गोल्ड नंबर स्टडी करते हो तो आप लोग पहले ये जानते हो कि लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनमें ऐड किया जाता है लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल का यहाँ पर रोल क्या होता है कि लायोफिलिक सोल जो है वो एक फिल्म बना लेते हैं लायोफोबिक सोल पर, इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कोगुलेट होने से बचाने के लिए। तो कोगुलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लायोफोबिक सोल में कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर देते हैं, लायोफिलिक सोल। जैसा कि हम स्टडी करते हैं कि गोल्ड सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें जिलेटिन या कई सारे ऐसे हमारे पास लायोफिलिक सोल है जो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं, क्योंकि लायोफिलिक सोल में जो इंटरेक्शन है या लायोफोबिक सोल है, ये इनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होकर कोगुलेट होने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें कोगुलेशन से बचाने के लिए हम इनकी कवरिंग किससे कर देते हैं, लायोफिलिक सोल से। इट मींस इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो आप देख सकते हैं 4th विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दे रखा है
कुछ ये कंपाउंड हमें दे रखा है जिसमें एक NH2 भी है और एक OH भी है, ठीक है। रिएक्शन करवाना है HCl और KOH से, B बताना है मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए हमें बताना है B यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर हम ले सकते हैं वो ये रहा। सबसे पहले ये कंपाउंड हमें दे रखा है OH है, मीडियम क्या दे रखा है HCl। तो यहाँ पर OH एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है जो कि एसिडिक मीडियम में H+ से बॉन्ड बनाकर H2O में कन्वर्ट होता है, और H2O एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, लीव भी कर जाएगा। तो OH H+ से बॉन्ड बनाकर H2O की फॉर्म में लीव होगा, से यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस, ये कैटायन बनेगा। जैसे ही इस C पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर देखिए ये रिंग कौन सी है, 5 मेंबर रिंग है। तो 5 मेंबर रिंग का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो ये 5 मेंबर रिंग का जब एक्सपेंशन होगा, ये 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा, और 6 मेंबर में कन्वर्ट होने के बाद प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा, इस ब्रिज हेड कार्बन पर प्लस चार्ज होगा। एंड उसके बाद फिर दे रखा है KOH। तो KOH क्या करेगा, बाद में एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से इस वाले कार्बन पर जो H होगा, ये OH माइनस H+ को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो हालांकि कहने को तो आसान क्वेश्चन है, कोई इतना खास वो नहीं है। तो डेफिनेटली इसका जो सही आंसर वो ये होगा, और ये हमें यहाँ पर दे रखा है किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केन का ये क्वेश्चन लिया हुआ हाइड्रोकार्बन से है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन X इज, यहाँ पर हमें दे रखा CH2 CH3 CH3, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। तो नॉर्मल हेक्सेन का रिएक्शन अगर हम N-HAlCl3 से कराएं एंड HCl के प्रेजेंस में हीट करें, दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक अनब्रांच कार्बन चेन ब्रांच में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो X होता है वो कंपाउंड यहाँ पर होगा ये वाला, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल हेक्सेन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है आइसो हेक्सेन में। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन यहाँ पर भी है। तो इस रिएक्शन का जो नाम होता है वो होता है आइसोमराइजेशन, ठीक है। अगर हमें N ब्यूटेन दे रखा है, N ब्यूटेन का रिएक्शन अगर हम इससे करें तो बनेगा आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। अगर हमें दे रखा है नॉर्मल पेंटेन से बनेगा आइसोपेंटेन, और यहाँ हमें दे रखा है नॉर्मल हेक्सेन, तो नॉर्मल हेक्सेन से बनता है आइसोहेक्सेन। तो जो फोर्थ है वही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर 2-methyl propyl bromide reacts with C2H5O-, this is ethoxide ion, and gives A, whereas on reaction with C2H5OH it gives B. The mechanism followed in this reaction and the products A and B respectively are. अब ऑप्शन नंबर हमें फर्स्ट दे रखा है SN1 A टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, SN1 B दे रखा है 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ऐसे ही जो ऑप्शन 2 दे रखा है वो दे रखा है SN2, और A कंपाउंड दे रखा है 2 ब्यूटाइल इथाइल ईथर, एंड सेकंड के लिए बोल रखा है SN2, एंड B कंपाउंड दे रखा है आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। ऐसे ही ये और ऑप्शन भी है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये कंपाउंड बेसिकली है क्या, 2-methyl propyl bromide। तो ये देखिए यहाँ पर इस केस में ये कंपाउंड रहा, नेमिंग अगर हम करें तो 1 2 एंड 3, ये रहा 2-methyl propyl bromide, ये हमें कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है। तो इसका रिएक्शन हमने जब C2H5O- से कराया, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन जो होता है वो किससे होगा, कैसे होगा, SN2 मैकेनिज्म से होगा। तो SN2 में क्या करेगा, ये O- इस C पर अटैक करके यहाँ से Br को रिप्लेस कर देगा, तो इस वाले कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा OC2H5, इसमें ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, दिस इज आइसो, ये वाला ग्रुप कौन सा है, आइसोब्यूटाइल एंड उसके बाद इथाइल ईथर, ठीक है। इस वाले केस में देखिए यहाँ पर हमें रिएक्शन अब करवाना है इथाइल अल्कोहल से। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन इज इथाइल अल्कोहल, ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है तो रिएक्शन का टाइप कैसे होगा, SN1 होगा। SN1 में क्या होगा, पहले यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा,
प्लस आएगा, प्लस आएगा तो बनेगा 1 डिग्री कैटायन, 1 डिग्री कैटायन से यहाँ से H शिफ्ट होगा, 1 टू हाइड्रेट शिफ्ट होगा, से बनेगा 3 डिग्री कैटायन। अब इस 3 डिग्री कैटायन पर अटैक किसका होगा? अल्कोहल का। अल्कोहल अटैक करके यहाँ से OC2H5 इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? O के इधर कौन है? इथाइल। O के उधर कौन है? टर्शरी ब्यूटाइल। 1 2 3 एंड 4 टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले वाला रिएक्शन SN2 है और कंपाउंड क्या बना? आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर। आइसोब्यूटाइल पहले बन रहा है और इसमें बाद वाला रिएक्शन SN1 है और इसमें कंपाउंड बन रहा है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो अगर ये सब हम मैच करते हैं तो इस केस में यहाँ पर देखिएगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, इसमें दे रखा है SN2 है और ए दे रखा है आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, ठीक है। एंड SN1 में बी दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो डेफिनेटली जो थर्ड इसका ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये हमें एक साइक्लिक अमाइड गिवन है, रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ। तो हमें बताना है मेजर प्रोडक्ट A। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा खास वो नहीं है। सिंपली यहाँ पर जो हमें दे रखा है दिस इज अमाइड, और अमाइड भी कौन सा है? दिस इज 3 डिग्री अमाइड। में क्या होगा? इस C पे चार्ज क्या है? प्लस O पे चार्ज क्या है? माइनस। NaOH में Na प्लस OH माइनस है, OH माइनस C पर अटैक करके पाई बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हमें इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना सकता हूँ, ये देखिए ये हमने लिखा, ठीक है। N यहाँ पे कौन? CH3 कार्बन है, कार्बन ये कार्बन है, यहाँ पर O माइनस से कनेक्ट कौन हुआ? OH माइनस। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए। नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस चार्ज है ये पाई में कन्वर्ट होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर N के पास चला जाएगा। तो इससे अब हम बना सकते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ से नेक्स्ट बनेगा N पर माइनस, यहाँ पर CH3, यहाँ पर फिर से क्या बना? C डबल बॉन्ड O और इससे कनेक्ट हो रहा है कौन? COOH, ठीक है। अब देखो COOH में H एसिडिक है, यहाँ पर N पे चार्ज माइनस है, ये बेस होगा। तो ये बेस क्या करेगा? एसिड से, ये बेस जो होगा वो इस एसिड से क्या करेगा? H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगा और जैसे ही ये H प्लस एक्सट्रैक्ट करेगा कन्वर्ट ये हो जाएगा NH और यहाँ पे कौन? CH3 और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये तो हुआ 2 डिग्री अमाइन, ये रहा सॉल्ट। और इसके बाद फिर हमें दे रखा लास्ट में H प्लस भी दे रखा है। तो जब हम इसका H प्लस करेंगे, मतलब वही हाइड्रोलिसिस करेंगे या एसिडिफिकेशन करेंगे, तो फिर ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? C डबल बॉन्ड O OH में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ठीक से बना देता हूँ, ये वाला बॉन्ड थोड़ा सही नहीं बना है। तो देखिए इस वाले केस में यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसका वो ये होगा। और इसको अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो आप देख सकते हैं इस केस में ये जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 MENH। Me का मतलब CH3 है, CH3NH के बाद CH2 CH2 CH2, यहाँ पर भी CH2 CH2 एंड CH2। इसमें एक CH2 यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, इसमें एक CH2 यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक CH2 लगा है। ये हमने इसको ऐसे बनाया, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर क्या आ रहा है? CH2 के बाद COOH। तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का रिएक्शन पहले कराना है HCN के साथ, देन उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस एंड लास्ट में HNO3। हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द अबव रिएक्शन आर
2 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, 1 ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट, उसके बाद दे रखा 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो प्रोडक्ट, और लास्ट में दे रखा 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कंपाउंड से डी ग्लिसल्डिहाइड। तो देखो डी जो ग्लिसल्डिहाइड होता है वो ये होता है CHOH, CHO एंड CH2OH। ठीक है, ये हमने लिखा डी ग्लिसल्डिहाइड। सबसे पहले जब इसका रिएक्शन हम HCN से करेंगे तो बनेगा साइनोहाइड्रिन, और जब साइनोहाइड्रिन बनेगा तो अभी तो इसका रिएक्शन यहाँ पर होगा, एल्डिहाइड पर होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो ये कार्बन तो अभी अकायरल है। जब साइनोहाइड्रिन बनेगा तो ये कायरल में कन्वर्ट होगा। कायरल में कैसे होगा, यहाँ CN यहाँ OH, तो इसका एक मिरर इमेज टाइप को भी बनेगा, मीन्स इस पर जो HCN का अटैक होगा ये अकायरल कार्बन जब कायरल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर फिक्स है तो दो आइसोमर बनेंगे और दोनों डायस्टेरोमर होंगे। तो एक तो ये बनेगा जिसमें OH राइट में है और एक OH लेफ्ट में है, तो ये दोनों कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे। ये फर्स्ट हमें मिला, ये दोनों कंपाउंड रिएक्शन विद HCN के साथ। अब सेकेंड दे रखा है इसमें, यहाँ पर हमें सेकेंड स्टेप हमें क्या दे रखा है जरा देखो, रिएक्शन विद हाइड्रोलिसिस वगैरह यहाँ पर दे रखा है। तो जब इस का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप होंगे, साइनाइड ग्रुप का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, होता है हाइड्रोलिसिस। तो ये बनेगा COOH, यहाँ पर भी बनेगा COOH, ठीक है, और अमोनिया यहाँ से लीव कर जाता है, ठीक है। ठीक है, ये बना। उसके बाद फिर देखेंगे नेक्स्ट हमें दे रखा है रिएक्शन विद HNO3। HNO3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि अल्कोहल को और एल्डिहाइड को, अल्कोहल भी कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर चूंकि ये तो कार्बोक्सिलिक है ही सी, लेकिन ये वाला जो 1 डिग्री अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, से बनता है COOH। ये भी जो CH2OH है इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, ये भी बन जाएगा COOH। अब ठीक से अगर हम देखें तो ये वाला जो कंपाउंड है ये तो मीजो बन रहा है, मीजो का मतलब ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि ये वाला कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो सिंपल सा एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है और एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है ना। तो अगर हम इस बेसिस पर अब ऑप्शंस देखें तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 3, ये रहा 1 ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 मीजो, जो इनएक्टिव था वो मीजो ही तो था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ClF5 एट रूम टेम्परेचर इज, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केमिकल बॉन्डिंग VSCPR का है। Cl5 का स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब ये तो ऑप्शन 2 जगह दे दिया इसने, स्क्वायर पिरामिडल यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, लेकिन ये लिक्विड है या गैस है ये फैक्ट इसने डाल दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को इसने हार्ड बना दिया, क्योंकि ये तो याद होगा तो भी आप कर पाओगे। तो इसमें ये लिक्विड होता है कलरलेस। अब ये कहाँ मिलेगा, आप कहोगे कि सर हमें कहाँ पता चलेगा, ये इंटर एलोजन कंपाउंड की एक लिस्ट बना रखी है NCERT में, वहीं से इसने फैक्ट उठा के डाल दिया। अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। द पेयर ऑफ लैंथेनाइड इन विच बोथ एलिमेंट हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कन्फिगरेशन से देखना है आपको। तो जिन लैंथेनाइड में +2 ऑक्सीडेशन पर F ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होगा, उनकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन से आएंगे, +2 में किसका हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड 4F ऑर्बिटल होगा। देखो यूरोपियम +2 का होगा 4F7 हाफ फिल्ड, स्टेबल हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इटर्बियम का देखो ये फुल फिल्ड F ऑर्बिटल हो गया +2 में, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो यूरोपियम और इटर्बियम इसका आंसर होगा। द मिसमैच कॉम्बिनेशन आर, ये सॉल्ट एनालिसिस का ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अपन क्वेश्चन मान सकते हैं, और उसका एप्लीकेशन दे रखे हैं। ये शायद NCERT में भी इसमें से कुछ एप्लीकेशन होंगे, है ना।
मिसमैच पूछ रहा है तो ये तो अपन जानते हैं क्लोरोफिल में CO नहीं होता, क्लोरोफिल में तो Mg होता है, तो पहला ही मिसमैच हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, वाटर की हार्डनेस के लिए EDTA है, सही है, EDTA का यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस का एस्टिमेशन करने के लिए। फोटोग्राफी में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, फोटोग्राफिक प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की लेयर होती है, उसको हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट से धोते हैं तो Na3AgH2O3 का हॉल्टवाइज ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये भी मिसमैच ही है। विल्किंसन कैटालिस्ट जानते हैं, ये होता है ये सब, PPH3 का हॉल्थराइज RHCl, और चीलेटिंग लिगेंड पेनिसिलेमाइन। अब किसी को नहीं पता पेनिसिलेमाइन क्या होता है, तो अपने पास ऑप्शन में अगर देखें तो कौन कौन से हैं, Mg इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, मैंने कहा ना कॉम्प्लेक्स ये बनता है, तो दो ही इनकरेक्ट लग रहे हैं, A और कौन सा C, तो A और C वाला ऑप्शन अपने पास ये है। Which of the following statement are not correct? The electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of chlorine. कह रहे हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, ये तो इनकरेक्ट है, तो ए इनकरेक्ट हो गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये करेक्ट है, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन द एटम्स बॉन्डेड टू इट, ये भी इनकरेक्ट है। Al2O3 एंड NO आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक, ये तो एम्फोटेरिक है लेकिन ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो इसमें इनकरेक्ट मुझे लग रहा है A, C एंड D, तो इसका आंसर होगा A, C और D इनकरेक्ट है, B करेक्ट है। The radical which mainly causes ozone depletion in the presence of ultraviolet radiations, ये क्वेश्चन 3 जो है पेपर्स में पूछा है, NCERT में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में दे रखा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लेशन के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज में बहुत ज़्यादा एनर्जी होने से वो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ देता है, होमोलिसिस करा देता है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है इसमें। पहले क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ओजोन को रिएक्ट करके ClO फ्री रेडिकल बनाता है, फिर और आगे रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन है जैसे O2 गैस अल्ट्रावायलेट रेज में 2 ऑक्सीजन एटम में ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन एटम O2 से रिएक्ट करके ओजोन बनाते हैं, लेकिन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अल्ट्रावायलेट रेज में रखा, कौन सा बॉन्ड वीक होता है, कार्बन क्लोरीन, ये टूट जाता है एनर्जी मिलते से, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड भी वीक होता है लॉन पेयर रिपल्सन के कारण, तो ऑक्सीजन निकल जाता है, ClO फ्री रेडिकल और O2 बनता है, और आगे फिर ClO फ्री रेडिकल ऑक्सीजन एटम के साथ फिर Cl फ्री रेडिकल और O2, तो एक ही मॉलिक्यूल हजारों लाखों ओजोन मॉलिक्यूल को क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। ये केमिकल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी पूछा है, मैग्नेटिक मूवमेंट में चेंज भी पूछा है। ये देखो पैरामैग्नेटिक है, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने को, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज होना चाहिए डायामैग्नेटिक में, तो नहीं हुआ, पैरा से पैरा बना, ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है और ये डाया है, चलो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो गया, लेकिन एक बात और कह रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 और इसका 2, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया
और ये पैरामैग्नेटिक है और ये डाया हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ये बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेट। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका 2.5, तो ये तो डिक्रीज हो गया। बोराजाइन के बारे में पूछा है, इट इज साइक्लिक कंपाउंड, करेक्ट है। बोराजाइन का स्ट्रक्चर देख लो, ये रहा साइक्लिक कंपाउंड है, पाई बॉन्ड डिलोकेलाइड होंगे, लेकिन इसमें ब्रिज बॉन्ड नहीं है, ये ब्रिज बॉन्ड नहीं है कोई भी, तो इसका साइक्लिक कंपाउंड करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर ही लेता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है इसका, लेकिन बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन विच शोज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो इस केस में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी को, सेकंड को देखिएगा। इस केस में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जैसे ही पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला रिंग यहाँ पर होगा प्लस, और ये वाला जो रिंग है ये हमें मिलेगा माइनस। ये बना प्लस, ये बना माइनस। और इसमें देखिए ये वाला जो रिंग है, वो रिंग भी कैसा है, एरोमेटिक है। ये वाला रिंग भी कैसा मिल रहा है, एरोमेटिक है, मतलब दोनों ही रिंग यहाँ पर एरोमेटिक है। तो इस केस में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये जो मॉलिक्यूल होगा इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हाईएस्ट होगा। इस वाले केस में अगर हम देखें, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो ये वाला रिंग तो एरोमेटिक हो रहा है, बट ये वाला रिंग एंटी एरोमेटिक भी तो हो रहा है। इसलिए जो पाई बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी होगी वो इसी में सबसे ज़्यादा होगी, बाकी इनमें तो नहीं होगी। तो पक्का है कि इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिकॉज इसमें दोनों ही रिंग यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। BeOH का होल ट्वाइस और SrOH का होल ट्वाइस। इस क्वेश्चन को अपन एस ब्लॉक का भी बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी एम्फोटेरिक नेचर में पढ़ा देते हैं। ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। ये कैसा है, बेस है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अगर बेस डालोगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो OH माइनस के साथ ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एम्फोटेरिक जो हाइड्रोक्साइड है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपका, और बाहर कौन आ जाएगा काउंटर करने के लिए, आयन आ जाएगा। तो बेरिलियम, हाँ इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टेट्राहाइड्रल हो गया। ये बेरिलियम इज टेट्राहाइड्रली कोऑर्डिनेटेड इन द आयोनिक सॉल्ट, सही है। इसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट, पहला करेक्ट हो गया। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ये एम्फोटेरिक है तो एसिड की तरह है और ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। द एलिमेंट बेरिलियम इज प्रेजेंट इन द कैटायनिक पार्ट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट, ये गलत है, एनायनिक पार्ट में। और बोथ Sr एंड बेरिलियम एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द आयोनिक सॉल्ट, सही है। ये भी आयोनिक है, ये भी आयोनिक है, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। Now see this question. Solution of 12 gram of non-electrolyte A prepared by dissolving it in 1000 ml of water exerts the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. वही क्वेश्चन है बच्चों, दोनों केसेस में हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन है, और आगे दिया हुआ द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए इज दिस, और आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास। तो बच्चों मोलिकुलर मास हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला की हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा जाता तो फिर इस इंफॉर्मेशन को हम मोलिकुलर फॉर्मूला भी बता सकते थे, बट यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं, आपसे केवल पूछा गया मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए है और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास बाय डिसॉल्विंग इन 1000 ml एक्सर्ट द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ग्लूकोज है। दूसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ है ग्लूकोज, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, इसका मतलब यह है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी, क्योंकि ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो पाई इज इक्वल टू, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है,
CRT, दोनों सेम टेम्परेचर पर हैं, ये भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। सेम टेम्परेचर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है 0.05। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सारी कैलकुलेशन यहां पर खत्म कर दी। ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी, बस इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट का मास गिवन है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, पहले इसे मोल बनाएंगे, मास बाय मोलर मास। हमने अज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रोलाइट A का मोलर मास m है, और इसे डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट कितना होगा, 1000 ml होगा, और 1000 ml को आप क्या बोल सकते हो, 1 लीटर। तो यहां पर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया, ये आपको मिल गई मोलरिटी, ये आपको मिल गई A की कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, मोलिकुलर मास मिल जाएगा A का, जो कि आपको मिलेगा 12/0.05, जिसे आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1200/5, जो कि आपको कितना मिल जाएगा, 5 2 10, और ये 240 के आसपास आपको 240 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं, 240 ग्राम मोलर मास होगा A का, और इसी तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, KMnO4 is titrated with ferrous ammonium sulfate hexahydrate, means पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन किसके साथ की जाए, मोर सॉल्ट के साथ की जाए, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि एसिडिक मीडियम में अगर ये टाइट्रेशन हो तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4, अगर इसके 2 मॉलिक्यूल हो तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है कि आपको इस प्रोसेस की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होगा Mn2+ में, और साथ ही साथ यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट जो है इसमें केवल क्या होगा, फेरस आयन जो है वो फेरिक आयन में कन्वर्ट होंगे, और अमोनियम नाइट्रोजन और अमोनियम सल्फेट उसी फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी। इसमें आप देख सकते हो कि KMnO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, MnSO4 में, और फेरस सल्फेट जो है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, अमोनियम सल्फेट में कोई चेंज नहीं है। इस बेसिस पर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगी, और बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देख सकते हो कि इसका कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट कितना है, 68। तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल चुका है कि 2 मॉलिक्यूल KMnO4 के लिए वाटर के आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 68। इट मींस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 68। नाउ सी दिस क्वेश्चन, रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन आपको सिंपल अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज कंज्यूम्ड व्हेन इट रिएक्ट्स विद 10 ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी कि हमें H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। तो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं पता, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं दी हुई है, तो इसे M1 मान लीजिए और इसे M2 मान लीजिए, दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है। आगे आपको दिया हुआ है ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर HCl, मतलब HCl का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी वॉल्यूम गिवन है, और इस सॉल्यूशन के अंदर फिनोप्थेलिन ऑलरेडी मौजूद है, वो टाइट्रेटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम इसे टाइट्रेट करते हैं, और यहां पर आपको दिया हुआ है कि ये पिंक कलर डिस्प्ले करेगा जब ब्यूरेट में पहले वॉल्यूम 35.5 है, और ब्यूरेट की रीडिंग अब आपको मिलती है 25.5। तो भाई ब्यूरेट की रीडिंग वगैरह देकर थोड़ा सा टाइट्रेशन प्रोसेस को आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, तो अगर आपने ये सारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप इस लैंग्वेज को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ब्यूरेट की रीडिंग पहले कितनी थी, 35.5, और जो पिंक कलर आपको मिलता है उस टाइम पर इसकी रीडिंग कितनी हो जाती है, 25.5, यानी कि ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है उसका आपने कितना अमाउंट ले लिया है, 10 ml इस प्रोसेस में यूज ले चुके हो, मीन्स आप 10 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां पर काम में ले चुके हो। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अब आप इसको टाइट्रेशन सॉल्व कीजिए। अगर ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ HCl के इक्विवेलेंट किसके इक्वल होने चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इक्वल होने चाहिए। तो ये भी टाइट्रेशन हुई है। तो यहाँ पर हम दोनों केसेस बना सकते हैं। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके इक्वल होने चाहिए, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, और सेकेंड केस के अकॉर्डिंग मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl किसके इक्वल होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के।
क्लियर है भाई। अब आगे आपसे पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको M2 कैलकुलेट करना है। और H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास आ जाएगी HCl की कॉन्सेंट्रेशन से। आई होप आप लोग समझ गए हो कि इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए मिली इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मोलरिटी आपने M1 ली हुई है, वॉल्यूम कितना है 20 ml है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली H2SO4 के लिए मोलरिटी आप M2 लेंगे, और इसका वॉल्यूम आपने कितना लिया है 10 ml, और इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन मिल जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो M2 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 2M1 मिल जाएगा। मीन्स M1 की वैल्यू आ जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तो वही किसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी H2SO4 की। अब H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन के लिए यहाँ पर M1 यानी कि M1 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए हम इस इक्वेशन के पास आते हैं। HCl के मिली इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे भाई, एन फैक्टर तो 1 होता है, तो 20 इंटू 0.5, तो इसके मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे 20 ml वॉल्यूम है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.5, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 0.5 आप इसे सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 10 मिलीमोल्स आपके पास आ जाएंगे। मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम हम बोल चुके हैं 10 ml कंज्यूम हुआ है ब्यूरेट से, तो 10 ml इसका वॉल्यूम होगा। इसकी मोलरिटी हमारे पास ऑलरेडी जो हमने अज्यूम की हुई है M1, और एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो M1 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1/2, और M1 की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पर रखेंगे तो M2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 मोलर, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 1 मोलर। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1 मोलर। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा 1। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ सी दिस क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, और जिस क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है वो एक सिंपल वे में आपको क्लास में भी बताई जाती है। रिजल्ट डायरेक्टली बताया जाता है कि 87.5% कंप्लीशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये T½ की टर्म में कितना होगा, मतलब अगर इसे T½ से कंपेयर करें तो क्या रिलेशन आता है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन N0 है, तो फर्स्ट T½ में ये कितना हो जाएगा N0/2, और इसका टाइम टेकन कितना होगा T½ के बराबर। फर्दर अगर आप इसे हाफ करते हैं तो ये कितना हो जाएगा N0/4, और इसका टाइम भी कितना होगा T½ और फर्स्ट ऑर्डर के लिए T½ ऑलवेज कैसा रहेगा, सेम होगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा। फर्दर ये कितना हो जाएगा N0/8, और ये टाइम कितना होगा आपके लिए, ये भी कितना होगा T½ ही होगा। अब आप देखिए अगर मैं इस टोटल टाइम की बात करूं, टोटल कंजप्शन की बात करूं, तो हम कितना कंज्यूम कर चुके हैं, हम कंज्यूम कर चुके हैं यहाँ पर 1 था और आपके पास कितना बचा है 1/8, यानी कि 7/8 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 7/8 पार्ट कंज्यूम हो चुका है। तो इस ओवरऑल टाइम को मैं क्या बोल सकता हूँ, T7/8 बोल सकता हूँ, और T7/8 को ही मैं क्या बोल सकता हूँ, T87.5% बोल सकता हूँ। अब आप बताइए T87.5% कंप्लीशन में कितनी हाफ लाइफ यहाँ पर लगी है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 हाफ लाइफ, यानी कि ये किसके इक्वल होगा 3 T½ के इक्वल होगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 87.5 कंजप्शन में जो टाइम होगा वो 50% कंजप्शन का 3 गुना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x कितनी मिलेगी आपको 3। तो आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको यह आंसर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Now see this question, a certain quantity of real gas occupies a volume of 0.15 decimeter cube at 100 atm and 500 Kelvin when its compressibility factor दिया हुआ है 1.07, its volume at 300 Kelvin and 300 atm pressure when its compressibility factor 1.4। तो जब compressibility factor ये होगा तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम को 10⁻⁻⁴ के मल्टीपल में लाना है, और उसी यूनिट में लाना है जिस यूनिट में आपको पहले वॉल्यूम गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रियल गैस का इक्वेशन है जिसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सिंपल सा रिलेशन आप पढ़ते हो, Z इज इक्वल टू कितना होगा PV/RT। अब जो दोनों केसेस दिए हुए हैं दोनों का डेटा यहाँ पर पुट कर दीजिए। फर्स्ट केस में जो Z1 है वो आपको कितना मिलेगा, प्रेशर कितना दिया हुआ है फर्स्ट केस में 100 atm, वॉल्यूम कितना है 0.15 डेसीमीटर क्यूब R, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 500 केल्विन। सिमिलरली सेकंड केस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, प्रेशर कितना है 300 atm, वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है डेसीमीटर क्यूब में ही कैलकुलेट करना है, R इंटू टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है 300 केल्विन। Z1 Z2 की वैल्यू आपको गिवन है, Z1 है 1.07 और ये वैल्यू दी हुई है 1.4।
तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनल वैल्यू किसकी मिल जाएगी, वॉल्यूम आपको मिल जाएगा डेसीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम है वो आपने किस यूनिट में रखा है, डेसीमीटर क्यूब में। तो देखते हैं इसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी। दोनों रिजल्ट को आपने आपस में डिवाइड किया तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलती है वो मिलती है 0.03925 डेसीमीटर क्यूब, और इसे 10⁻⁻⁴ के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 392। इट मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 392। Now see this question. A metal surface of 100 centimeter square has to be coated with nickel layer of thickness 0.001 millimeter. A current of 2 ampere was passed through a solution of nickel nitrate for x seconds to coat desired layer. तो आपने अगर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है कि हमारे पास कोई मेटल है और इस मेटल पर हम किसकी कोटिंग करना चाहते हैं, निकल की कोटिंग करना चाहते हैं। और कोटिंग के बारे में बोला गया है कि उसका सरफेस एरिया, हम कितनी सरफेस पर कोटिंग करना चाहते हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कोटिंग करना चाहते हैं, और कितनी थिकनेस की कोटिंग करना चाहते हैं, 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितना निकल नाइट्रेट आप वहां पर कोट करने वाले हो। ठीक है, कितना वॉल्यूम निकल नाइट्रेट का हम कोट करेंगे। और साथ ही साथ आप देखिए यहां पर आपको डेंसिटी भी गिवन है निकल की। तो निकल की अगर डेंसिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है और अगर हमारे पास निकल का कितना वॉल्यूम हम यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं ये पता है, तो इससे हम निकल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई देखिए, आपको केवल क्या पता करना है कि कितने टाइम तक आपको ये करंट पास करनी पड़ेगी, कितने टाइम तक। देखो, सारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस का, अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस के सारे क्वेश्चंस किए तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा। आपको पता करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि करंट आप सप्लाई करेंगे I = क्या होगा, Q/T। हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 एम्पियर दिया हुआ है आई थिंक। तो 2 एम्पियर करंट आप पास करते हो। आपको पहले चार्ज कैलकुलेट करना है, पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा। अगर हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे तो हम टाइम इन सेकंड भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो टाइम पता करना है, उसके लिए आपको पहले चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और चार्ज कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निकल का डिपोजिशन कैसे होगा। Ni2+ जो है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ 1 मोल निकल का फॉर्मेशन करेगा। देखो क्वेश्चन की अप्रोच समझिए। सबसे पहले हमें पता करना है कि कितना मोल हमें निकल का रिक्वायर्ड है। निकल के मोल से इलेक्ट्रॉन के मोल आएंगे, इलेक्ट्रॉन के मोल से चार्ज रिक्वायर्ड आएगा, और चार्ज से आप क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। क्या आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले निकल का मास पता करने के लिए भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम निकल का रिक्वायर्ड है, और निकल की डेंसिटी आपको गिवन है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम से हम मास कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन इतने टिपिकल नहीं थे जिनमें इतना टाइम लगता हो। तो सबसे पहले इसे भी आप क्या बना ले, देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ग्राम पर ml में गिवन है, तो यहाँ पर भी इस वॉल्यूम को भी क्या बना लो, ml यानी कि सेंटीमीटर क्यूब बना लीजिए। तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.001 × 10⁻³ मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओवरऑल कितना हो गया, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर मिल चुका है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम कितना आएगा, 0.101 ml। इतना वॉल्यूम निकल का आ गया। और वॉल्यूम और डेंसिटी से अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास कितना है, 0.01 है, और डेंसिटी कितनी है, 10 है। इससे सॉल्व करेंगे तो मास कितना आ जाएगा, 0.1 ग्राम। तो हम कितना निकल यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं, 0.1 ग्राम। इसे मोल बना लीजिए। मास को मोल बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड कीजिए, यानी कि 0.1/60, यानी कि 1/600 मोल्स निकल के आपको डिपॉजिट करने हैं। हमें कितने मोल्स डिपॉजिट करने, 1/600 मोल। अगर 1/600 मोल्स आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड होगा, जस्ट डबल। तो इलेक्ट्रॉन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, 2/600 मोल। और इसे चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया हुआ है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, F क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलाम पर मोल, जो कि कितना होता है, 96500 कूलाम। तो अगर आप इतने मोल इलेक्ट्रॉन सप्लाई करोगे तो चार्ज कितना सप्लाई करना है, 2/600 × 96500। तो आप इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, चार्ज रिक्वायर्ड 2 × 965/6। ये चार्ज रिक्वायर्ड होगा, ये चार्ज यहां पुट करेंगे, 2 एम्पियर है, आपके पास टाइम आ जाएगा।
तो देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हमने इसे यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ निकल रिक्वायर्ड 0.101 ml और मास ऑफ निकल रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से मास निकाल लिया, निकल का मोल निकाल लिया, निकल के मोल से कितना चार्ज रिक्वायर्ड है हमने कैलकुलेट कर लिया 965/3 और चार्ज की वैल्यू कूलाम में यहाँ रख दिया और करंट 2 एम्पियर है, तो टाइम आपके पास आ रहा है 160.83 सेकेंड्स, जिसे हम नियरेस्ट इंटीजर में कितना ले सकते हैं 161। नाउ सी दिस क्वेश्चन, 25 ml ऑफ 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट को आपने मिक्स किया 25 ml ऑफ 0.02 मोलर NF के साथ और यहां पर दिया हुआ है BaF2 की KSP आपको क्वेश्चन में गिवन है। द रेशियो ऑफ Ba2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां पर जो इन्हें मिक्स करोगे तो बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन और फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर को अगर हम KSP से डिवाइड करें तो इसका जो रेशियो है वो आपको क्या मिलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, KSP आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको पहले ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी और ये दोनों वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों को मिलाएंगे तो मिलीमोल्स तो आपके पास कितने आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और टोटल वॉल्यूम अब आपके पास कितना हो जाएगा 50। तो इससे मिक्सचर में बेरियम नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, इसी तरह से हम फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल कर पुट कर देंगे। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको केवल ये पता करना है Ba2 प्लस F माइनस स्क्वायर अपॉन KSP, तो आपको ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करके रखनी है। तो आप इन्हें मिक्स करोगे तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, KSP आपको दिया हुआ है और वैल्यूज रखकर सॉल्व कर दो। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से हमने प्रिपेयर किया कि Ba2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या होंगे मिलीमोल, और ये अब क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। तो मिक्सिंग पर फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। इसी तरह से F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यूज पुट की तो ये रिजल्ट आपको मिलता है और KSP आपको गिवन है, तो आप इसका रेशियो जो निकालेंगे वो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा। सो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा 5। नाउ सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया थर्मोकेमिस्ट्री से और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी वो थोड़ी सी डिफरेंट है। A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो दिया हुआ -200 किलोजूल पर मोल। न्यू लाइन AB, A2, B2, C2 आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तीनों डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ A2, B2 एंड AB आर इन द रेशियो 1:0.5:1, मीन्स तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो आपको दिया हुआ है, तीनों डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं। देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 इज, हमें A2 की बॉन्ड एंथैल्पी पता करनी है। तो देखो सिंपल सी बात है कि तीनों का बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो दिया हुआ है, मीन्स ये A2, B2 और AB तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी का रेशियो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर होगा 1:0.5:1, तो हम बोल सकते हैं कि एक की बॉन्ड एंथैल्पी x होगी, तो सेकंड की 0.5x होगी और तीसरे की कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है और 2 मोल इसके बनते हैं, तो यहाँ पर इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 2x हो जाएगी, ये 0.5x और ये x, मीन्स तीनों सब्सटेंस की बॉन्ड एंथैल्पी आपको पता है। और यहाँ पर इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ -200 किलोजूल लेकिन 1 मोल के लिए, और यहां पर आप देख रहे हो कि इस स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग आपके पास यहां पर 2 मोल AB के बनते हैं, तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा -200 × 2, इट मीन्स -400 किलोजूल। मीन्स इन बॉन्ड एंथैल्पी से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए -400 आना चाहिए। तो इससे आपके पास एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, जिसमें आप देख सकते हो कि हमने A2 की बॉन्ड एंथैल्पी को x ले लिया, B2 0.5x ले लिया, AB कितना ले लिया x, क्योंकि रेशियो कितना दिया हुआ था 1:0.5:1। साथ में डेल्टा H फॉर्मेशन आपको दिया हुआ -200, तो डेल्टा H रिएक्शन यहाँ एक करेक्शन आपको करना है, डेल्टा H रिएक्शन विल बी x + 0.5x - 2x, और ये वैल्यू 2 मोल्स के लिए कितनी हो जाएंगी -400 किलोजूल हो जाएगी फॉर 2 मोल्स। तो इस वैल्यू में आप यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो यहाँ भी ये होगा -400, और ये वैल्यू अगर 400 होगी तो 0.5/400 यू विल गेट द आंसर 800 किलोजूल। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो बॉन्ड एंथैल्पी आपको मिलेगी पर मोल A2 के लिए वो मिलेगा 800 किलोजूल पर मोल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा 800 किलोजूल पर मोल। नाउ सी दिस क्वेश्चन,
An organic compound gives 0.220 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.126 ग्राम ऑफ H2। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होंगे और उसका सारा कार्बन कंप्लीट कंबशन पर CO2 बनेगा और सारा हाइड्रोजन कंप्लीट कंबशन पर H2 बनेगा। इफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इस 24 देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी। देखो ये एक कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर गए हैं तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जेईई मेंस में इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कभी कार्बन का परसेंटेज पूछता है, कभी हाइड्रोजन का, कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास या उसका फॉर्मूला वगैरह पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन को आप कैसे रिलेट करोगे कि कार्बन का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। अब आप बताइए कि कार्बन का मास आप कहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको हिंट दिया था कि जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है वो क्या बन चुका है, CO2 बन चुका है। तो CO2 में कितना कार्बन है ये तो हम CO2 के मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले CO2 का मोल बताइए, CO2 का मोल कितना हो जाएगा 0.220 डिवाइडेड बाय 44। ये किसका मोल है, CO2 का। और इसे कार्बन का मोल बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये किसका मोल बन गया, कार्बन का मोल। और कार्बन का मास बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन के ग्राम एटॉमिक मास से, जो कि कितना होता है 12 होता है। तो ये आपको मिल गया मास ऑफ कार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास हमने अज्यूम कर लिया x। अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको कितना मिलना चाहिए, 24 मिलना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्यों दिया है, सोचिए, आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है ताकि आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। x यहां पर क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट लगाकर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज पता कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन H2O में कहाँ से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा हाइड्रोजन यही है। तो H2O में हाइड्रोजन का मास कितना होगा, पहले इसे मोल बना लो। ये किसका मोल बन चुका है, H2O का मोल बन चुका है। और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाइड्रोजन का मोल बन चुका है। और इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हाइड्रोजन का मास बन चुका है। अब इसे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, x से, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो x की वैल्यू को आपको यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो आंसर्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे आपको। फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास x कितना आ जाएगा, 0.25 ग्राम। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी 0.25। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो आपके पास कितना आ रहा है 5.6, यानी कि 56 इंटू 10⁻⁻1। तो हम देखते हैं कि हमें जो आंसर देना है वो 10⁻⁻1 के मल्टीपल में देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 56। Now see this question, for the given reaction compound A से जो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे वो हमें यहाँ पर बताने हैं। तो कंपाउंड A आपको दिया हुआ है, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है OH, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर इस रिएक्शन में जो OH है, जब ये OH हटेगा तो यहाँ पर CH पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो आपको क्या मिलेगा, ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ पॉसिबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, मींस टर्शरी कार्बोकेटाइन की बात की जा रही है। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो H है इसका माइग्रेशन CH पर होगा, तो ये H प्लस इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन। एक पॉसिबिलिटी ये है। फिर इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर प्लस हुआ है तो CH3 का भी माइग्रेशन हो सकता है, और CH3 का माइग्रेशन होगा तो आप नेक्स्ट केस में देख सकते हो कि CH3 यहाँ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पर आपको प्लस इस तरफ मिल जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनके पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबल कार्बोकेटाइन हमारे पास हुए। अब इनमें आप देखिएगा कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो केस ए में हमारे पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है वो यहाँ भी हो सकता है और इस ग्रुप के साथ भी हो सकता है। देखो CH3 के साथ होगा तो केस सिमिलर हो जाएंगे। तो एक केस ये हुआ, एक केस हुआ, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट ये हो गए। सेकेंड केस के लिए जो पॉसिबल प्रोडक्ट आपको मिलेंगे उसमें आप देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर आपकी ये होगी, जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो डबल बॉन्ड इसके साथ भी बन सकता है या ऊपर वाले CH3 के साथ भी बन सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि कायरल सेंटर आपको यहाँ पर मिल चुका है, मींस यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा जिसकी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटरी दोनों फॉर्म पॉसिबल है। मींस इस तरह के हमारे पास क्या होंगे, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट बन जाएंगे। केस बी का नेक्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट आपके पास ये होगा कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इन दोनों कार्बन के बीच हो, तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये होगा। मींस 2 पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पर होंगे जिसमें कायरल कार्बन आपको नजर आ रहा है, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट ये हैं, एक पॉसिबल प्रोडक्ट ये है, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट इस केस में आपके पास बनेंगे 5। सो करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी 5। तो बच्चों ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेन में पूछे गए थे। आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। जो स्टूडेंट अब जेईई मेन का एग्जाम देने वाले हैं वो इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे और इस तरह के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जेईई मेन में जनरली सेम टाइप के क्वेश्चंस भी हमें नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
सो थैंक यू एवरीवन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।